कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड एंड दैट इज आवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई आप कंट्रोल समझते हो, आप कंट्रोल समझते हो, किसी भी चीज को रेगुलेट करना, किसी फंक्शन को रेगुलेट करना, उस पर अपना जो है वश होना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। बट कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है, कंट्रोल का मतलब क्या? रेगुलेट करना, किसी चीज को मेंटेन करना, अपने हिसाब से उसको करना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वेरियस ऑर्गन्स हैं, अब उन सभी ऑर्गन्स का एक साथ मिलजुल कर काम करना इन सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ लिविंग बीइंग इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जैसे आप यहां पर देखो भाई, एमएस धोनी है, अब ये जो धोनी है अब इस बॉल को हिट करना चाहता है भाई, है ना, तो यहां पर क्या हो कि आप ये देख रहे हो कि धोनी सर की ये फुट स्टेप आप देख रहे हो, ये जो फंक्शन है, मान लो बॉल कितनी स्पीड में आती है, काफी स्पीड में, तो बॉडी को जो रिस्पॉन्स करना होता है वो भी जो क्विक रिस्पॉन्स होता है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है। तो जब बॉल आ रही है मिली सेकंड्स के अंदर, फुट स्टेप देख रहे हो, फुट स्टेप को एक साथ मेंटेन करना है, बैट का पोस्चर, कलाइयों का पोस्चर, पूरी बॉडी का पोस्चर किस तरह से मेंटेन करना है कुछ मिली सेकंड्स के अंदर, तो इतने सारे ऑर्गन्स का एक साथ मिलजुल कर सिस्टमैटिक वे में काम करना को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। और यहां पर देखोगे इन्होंने इसको अपनी बॉडी के पोस्चर को एक लंबे समय के लिए होल्ड करके रखा है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। तो ये भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सारा के सारा जो है एक साथ ही कनेक्टेड हम कह सकते हैं। तो बात करेंगे तो आप समझ रहे हो कि यहां पर ये जो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, हार्मोन्स जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सभी एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम से रेगुलेट होती हैं। नर्वस सिस्टम जो है सिग्नल्स के लिए एंड एंडोक्राइन सिस्टम भी जो है बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी देखो बात करते हैं आगे, नर्वस सिस्टम एक्चुअल में है क्या, तो आपको बता दें, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये किससे मिलकर बना है ये बात की बात है, लेकिन आपको बता दें कि हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए सिग्नल्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सिग्नल्स की जरूरत है। अगर आपको सर्दी लग रही है, और अगर आपको स्वेटर पहनना है, तो सिग्नल आपकी जाएगा, आपकी बॉडी के थ्रू, आपकी स्किन के थ्रू सिग्नल जाएगा ब्रेन को, तब ब्रेन हमें रिस्पॉन्स के तौर पर सिग्नल देगा कि भाई क्या करना है भाई, टेक ऑन योर स्वेटर, तो आपको स्वेटर पहनना है, ये सिग्नल देगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि हमें कुछ भी हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल? नर्वस सिस्टम। अगर हमारी फिंगर को चोट लग जाए या फिर कुछ भी हो, तो सिग्नल किसके पास जाएगा? बॉडी से ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, और ब्रेन जो है उसके लिए क्या रिस्पॉन्स, क्या उसके पास फीचर है, वो जो रिस्पॉन्स है, जवाब है, वापस से उस फिंगर को देगा कि भाई इस जगह से जो है अपना हाथ हटा लेना, अदरवाइज और ज्यादा चोट लग सकती है। तो ये जो है ना नर्वस सिस्टम का काम है। आपको बताएं कि नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, तो यहां पर क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड टिश्यू से मिलकर बना है। किससे बना है? स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, और टिश्यू मिलकर बनती है सेल से। तो भाई नर्वस टिश्यू कौन से सेल से मिलकर बनी है? तो नर्वस टिश्यू नर्वस सेल या फिर हम कहें न्यूरॉन से मिलकर के बनी है। क्योंकि ये जो पूरी हमारी बॉडीज है जहां पर ये सिग्नल कैरी करने का सिस्टम है, सिग्नल कैरी करने की जो सभी बॉडीज हैं, सभी जो सेल्स हैं, नर्वस सेल्स, ये नर्व सेल से बनी हो, तो हम उसको कहते हैं ये फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। चलिए आगे बात करेंगे, नर्वस सिस्टम का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना एंड उसके लिए रिस्पॉन्ड करना। चलिए तो आपको बता दें कि हमारा जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, कंप्लीट नर्वस सिस्टम में के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि यहां पर जो ब्रेन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये मेन जो है मैं कहूंगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नर्वस सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी के लिए। तो आपको बता दें कि यहां पर देखो, ये रहा ब्रेन, ये क्या है? ये ब्रेन है, ठीक है। यहां पर ये क्या है? ये है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और आप देख रहे हो कि पूरी बॉडीज में इस तरह से यहां पर और यहां पर ये जो आप देख रहे हो वायरिंग टाइप की जा रही है, इसको हम बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं? ये हमारी नर्व्स। तो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स को मिलाकर एक कंप्लीट बनता है नर्वस सिस्टम। और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये ब्रेन हो गया, ये सब कुछ किससे मिलकर के बना है? नर्व सेल से, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आपको जो है कंप्लीट बातें बताएंगे कि भाई नर्वस सिस्टम कितने टाइप का हो, सब कुछ बताने वाले हैं, टेंशन मत लो, है ना। तो देखो यहां पर आपको बता दें कि नर्वस सिस्टम में आप कह सकते हो कि भाई कि ब्रेन है, ये है, आप देखो यहां पर कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम का एक बड़ा फीचर होते हैं रिसेप्टर। बिकॉज आप जानते हो ना
ना कि सिग्नल्स को कैरी करना है, तो अगर रिसीव करने वाला कोई नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर जो हमारे नर्व फाइबर हैं, नर्व फाइबर की स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं जो कि सिग्नल्स को कलेक्ट करती है। रिसेप्टर का काम क्या होता है? सिग्नल को कलेक्ट करना। जैसे कि रिसेप्टर के बारे में भगवत गीता में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में भी बताया गया है। क्या बोला गया है कि अगर माइंड को कंट्रोल करना है, अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो फिर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को। क्या कहा गया है ना भाई? आंख है ना, आंख, नाक, कान, त्वचा, त्वचा, जीवा, है ना। क्या कहा गया है? आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, यदि इनको कंट्रोल कर लिया जाता है तो कंप्लीट ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सेंसरी ऑर्गन्स, इनको क्या कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स। तो आप समझते हो कि भाई फोनो रिसेप्टर, फोन पे बात करते हैं, दैट मीन साउंड की बात हो रही है। तो फोनो रिसेप्टर यदि हमारी बॉडीज में यदि जो साउंड का सिग्नल कैरी करना है, वो जिसको रिसीव करना है, तो साउंड सिग्नल कौन रिसीव करेगा? तो ये फोनो रिसेप्टर होते हैं जो कि ईयर में पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। नाउ हियरिंग और उसके बीच में बैलेंस बनाना। नाउ फोटो रिसेप्टर, दैट मींस लाइट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं? तो लाइट को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर हैं वो आई में पाए जाते हैं और ये विजुअल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्मो मतलब हीट। तो अगर हीट को सेंस करना है तो हीट को सेंस कौन करता है? हमारी स्किन। अगर हम जल जाएं तो सबसे पहले जो इफेक्ट होती है हमारी स्किन इफेक्ट होती है। तो ये जो थर्मो रिसेप्टर हैं, ये पेन, दर्द, टच को भी सेंस करते हैं। भाई स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर होते हैं तो ये टच को भी सेंस करते हैं और हीट वगैरह में कोई चेंज होता है तो उसको ये सेंस करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं हमारी नोज में पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारी नोज में पाए जाते हैं जिनका काम होता है स्मेल को सेंस करना। क्या होता है? स्मेल को सेंस करना, रिसीव करना। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर। तो गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर जो पाए जाते हैं ये टंग में पाए जाते हैं और उनका काम होता है टेस्ट को डिटेक्ट करना। तो आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। अब बात करेंगे कि भाई ये सब कुछ जो फंक्शन होता है ये नर्व सेल के थ्रू होता है। सब कुछ समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना कि न्यूरॉन क्या होता है। तो याद रखना कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट, यानी कि एक अगर हमारे पास नर्व सेल है, एक सिंगुलर नर्व सेल है, सिंगल नर्व सेल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। तो भाई ये क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, ये आपको बता दिया है। नाउ तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। आप देख रहे हो कि वैसे किसी सेल के अंदर इस तरह का जो मैं कहूंगा कि भाई जो फाइबरस स्ट्रक्चर है ये नहीं होता है ना। इसके पास फाइबरस स्ट्रक्चर है बिकॉज ये क्या करता है कि ये सिग्नल्स को कैरी करता है। तो आप देखेंगे कि न्यूरॉन में कितने, वैसे तो काफी पार्ट्स हैं, लेकिन यहां पर जो मेन है दैट इज आर सेल बॉडी। ये क्या है भाई? सेल बॉडी। ठीक है, इस पूरे को हमने क्या बोला? ये सेल बॉडी है। ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे एक्सॉन। तो एक्सॉन ये नहीं है, ये जो पूरा ये जो सिस्टम है ना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। ये पूरी इसकी जो आप इसको देखेंगे कि इसका जो पूरा एक्सटेंशन है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, दिस इज द टेल ऑफ न्यूरॉन। आप देख रहे हो द सेल बॉडी का स्टार शेप्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ मार्जिन, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डेंड्राइट। डेंड्राइट रिसीव द नर्व सिग्नल। तो आपको बताया कि जो डेंड्राइट है ये सेल बॉडी का हिस्सा है, इनको हम डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट है, इनका काम क्या होता है? सिग्नल्स को रिसीव करना। क्या करना है? सिग्नल्स को रिसीव करना। ये कैसे रिसीव करते हैं आपको सारी बातें समझाते हैं। यहां पर ये क्या है? ये जो एक्सटेंशन है ये एक्सॉन है। क्या है? इसको अपन एक्सॉन कहते हैं, इसको अपन टेल ऑफ न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल ऑफ न्यूरॉन। इसके बाद आप देखेंगे कि एक्सॉन की प्रोटेक्शन के लिए, है ना, इस एक्सॉन की प्रोटेक्शन के लिए यहां पर क्या होता है? माइलिन शेथ। क्या होता है? माइलिन शेथ। ये माइलिन शेथ क्या होती है? ये आप देख रहे हो ना, ये माइलिन शेथ है, ये माइलिन शेथ है। तो ये माइलिन शेथ क्या करती है? इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? इंसुलेशन। किसी तरह का नुकसान डायरेक्ट जो सेल को ना पहुंचे। तो ये माइलिन शेथ करती है, इसको क्या करती है? माइलिन शेथ इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कराती है, इसको प्रोटेक्शन देती है। किसको प्रोटेक्शन देती है? किसको? एक्सॉन को। ठीक है, और इसके साथ साथ क्योंकि माइलिन शेथ किसी से तो मिलकर बनी होगी, तो माइलिन शेथ मिलकर बनती है स्वान। किससे? स्वान सेल से। किससे? स्वान सेल से माइलिन शेथ मिलकर बनी होती है। और यहां पर जो आप नोड देख रहे हो इसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर।
ठीक है, चलिए ये सिर्फ एक इस नोड का नाम है, जिसने जो है इसको डिस्कवर किया है उसके नाम पर ये दिया गया है। इसके साथ साथ यहां पर जो है ये वाला पोर्शन होता है नर्व एंडिंग। क्या होता है? ये वाला इस पोर्शन को कहा जाता है नर्व एंडिंग। तो यहां पर जो ये जो मेन पार्ट्स हैं आपको इनको अच्छे से समझना है। अब बात करेंगे कि सिग्नल्स किस तरह से कैरी किए जाते हैं नर्व सेल के जरिए और किस तरह से सिग्नल आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इसे मान लीजिए कि ये नर्व सेल है, नर्व सेल से नर्व सेल का कनेक्शन कैसे होता है। तो आप यहां पर देख रहे हो ना कि यहां पर इस जगह पर जो दूसरी ये मान लो कि ये सेकंड नंबर की न्यूरॉन है, तो यहां से एक और नर्व सेल आएगी, एक और न्यूरॉन आएगी जिसका कनेक्शन होगा इसके जरिए। समझ रहे हो? ये इसके जरिए है ना, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। फिर इसके यहां पर कनेक्शन होगा तीसरी वाली का, यहां पर कनेक्शन होगा ये इस तरह से और ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हो डेंड्राइट से कनेक्शन बनता है एक का, मतलब आप कहेंगे कि भाई फर्स्ट वाली की नर्व एंडिंग कनेक्ट होती है सेकंड वाली की डेंड्राइट से, फिर सेकंड की नर्व एंडिंग कनेक्ट होती है थर्ड वाली की डेंड्राइट से। समझ रहे हो? चलिए, तो आपको बता दें कि यहां पर देख रहे हो ना ये जो कनेक्शन हो रहा है, यहां पर ये जो कनेक्शन हो रहा है, इस कनेक्शन में आपको ध्यान देना होगा कि ये कनेक्शन ये बिल्कुल चिपका हुआ कनेक्शन नहीं है। ये यहां पर देख रहे हो कि यहां पर दो जो नर्व सेल हैं इनके बीच में कुछ गैप होता है। देख रहे हो कि यहां पर देखो ये पहले वाले की नर्व एंडिंग दूसरे वाले का जो है डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है। तो अगर अपन इसको जूम करके देखें तो हमें देखने में नजर आएगा कि दो न्यूरॉन के बीच में ये मान लो फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है, दो न्यूरॉन के बीच में कुछ गैप होता है। याद रखना कि दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होती हैं, इनके बीच में कुछ गैप होता है। तो अब ध्यान देना कि इस गैप को क्या कहा जाता है? इस गैप को हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। कुछ लोग उसको साइनेप्स भी कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता, तो आप इसको क्या कहेंगे भाई? सिनेप्स। तो सिनेप्स जो है क्या है? गैप है। सिनेप्स क्या है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि यहां पर आप देख रहे हो ना कि न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल्स जो फ्लो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। भाई यहां से लेके जो सिग्नल्स कैरी हो रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म। दैट मींस इंफॉर्मेशन जो जा रही है, इंफॉर्मेशन के भाई स्वेटर पहन लो या लग गई है, चोट लग गई है, प्रोटेक्शन करो, अपने आप को बचाओ, ये सिग्नल कैसे जा रहे हैं? ये सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। लेकिन यहां पर तो आ गया गैप, तो सिग्नल को फ्लो होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? गैप आ गया तो क्या करेंगे? गैप आ गया तो थोड़ा सा यहां पर बॉडी, अब नेचर ऐसा फंक्शन करती है कि सिग्नल यहां से यहां नहीं ट्रांसमिट हो पाएंगे। तो अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है यहां पर इस गैप में न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल होता है। क्या? जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब यहां से इंफॉर्मेशन आई इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, तो ये जो गैप है ना, गैप को केमिकल पास करेगा। यहां से सिग्नल पास होंगे केमिकल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? केमिकल के फॉर्म में। फिर जैसे ही जो है यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, ये साइनेप्स हुआ, यहां पर सिनेप्स को क्रॉस करके केमिकल के फॉर्म में, फिर जो है दूसरे सेल में ये जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले कैसे आए? पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर सिनेप्स पे आकर जो है केमिकल में कन्वर्ट हो गए। कौन सा केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर। और फिर वापस से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो इस तरह से पहुंचता जाएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स। तो आपको जो है लिखना पड़ेगा कि साइनेप्स या सिनेप्स में जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल्स के सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता जो है कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। और फिर वापस से जैसे ही जो है ये गैप को पास कर देगी तो वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर वो बेसिकली दो टाइप का होता है। कितने? दो टाइप का। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, है ना, मतलब इसी को हमने कैटेगराइज कर दिया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये सभी के सभी नर्व्स आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जितनी भी नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं
ये इन सबसे मिलकर के बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यहां पर आप देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को से मिलकर के बनता है। तो आपको बता दें कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन तो भाई मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये तो भाई मास्टर है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सिग्नल जाते हैं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड दैट में रीढ़ की हड्डी के थ्रू सिग्नल होता क्या है कि मान लो ये पूरी बॉडी है, यहां पर जो है ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहां पर स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो नर्व्स जो फैली हुई हैं हमारे हाथ में, लेग में, पैर में, समझ रहे हो। तो ये जो सिग्नल आएंगे ये नर्व्स जो है लेकर के जाएंगी, कहा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के होते हुए ब्रेन, और वापस से ये यहां पर जो है इफेक्टर पार्ट पर आएगा कि भाई अपना हाथ डालो अदरवाइज जल जाओगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सभी नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के से जो बाहर निकल रही होती है उससे मिलकर के बना होता है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना होता है। इसके बाद जो है आपका, इसको हम और फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, है ना। कौन सा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो आपको ध्यान देना होगा कि ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम होता है ये सभी इनवॉलेंट्री, क्या इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वो एक्शन जिन पर हमारा ध्यान नहीं है, जैसे कि हार्ट का पंप होना, इनको हम तो नहीं कर रहे हैं ना कि भाई जो है उठ जाओ चलो हार्ट को पंप करना है ना। इसके साथ साथ किडनी का फंक्शन करना कि भाई चलो उठ के बैठ जाओ किडनी को फंक्शन कर लेने दो। तो ये सारे के सारे काम ऑटोनोमस खुद ब खुद हो रहे हैं। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो जो काम खुद की इच्छा से जो हम करते हैं उसको हम वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब जो वॉलेंट्री एक्शन कहा जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल होते हैं। तो न्यूरॉन हमारे जो है दो टाइप के होते हैं। क्या न्यूरॉन हमारे दो टाइप के होते हैं? वो न्यूरॉन जो कि मैसेज को बॉडी के पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन हम उनको कहते हैं जो कि मोटर, दैट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के पार्ट तक, दैट मीन जो आदेश देते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, जो ब्रेन से जो कैरी सिग्नल करते हैं, बोला जो हाथ उठा लो, ऑर्डर देने वाली जो न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या? ऑर्डर देने वाली। इसके बाद होते हैं इंटर न्यूरॉन्स जिसको हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बिठा के रखती है इंटर न्यूरॉन। तो आई होप आपको ये पूरी सारी चीजें डेप्थ में क्लियर हो रही होंगी। तो यहां पर आपको बता दिया कि भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है तीन चीजों से जो है मिलकर के बना है। देखो स्पाइनल कॉर्ड नहीं लिखा यहां पे लिखा है स्पाइनल नर्व, तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर क्या लिखा है? स्पाइनल नर्व्स। तो नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो क्रेनियल नर्व को हम कहते हैं भाई कि जो ब्रेन के जो बाहर जो नर्व्स निकलती हैं हम उसको क्रेनियल नर्व कहते हैं, ठीक है ना। मतलब स्कल की जो नर्व्स होती हैं हम उसको कह सकते हैं ना। तो ये जो है 12 पेयर होते हैं। कितने पेयर? 12 पेयर होते हैं, एंड नर्व्स कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, और ये हमारे बेसिकली फेस एरिया को ये कवर करते हैं। स्पाइनल नर्व जो है 31 पेयर होते हैं। आप यहां पर देखोगे कि यहां से स्पाइनल नर्व के कितने पेयर हैं भाई? 31 पेयर है। ये देखो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं ये 31 पेयर हैं। कितने हैं? ये 31 पेयर हैं। और 8 पेयर सर्वाइकल नर्व, 12 पेयर थोरेसिक नर्व, 5 पेयर लुम्बर नर्व, और ये सैक्रल एंड ये कोकिजियल नर्व। तो आपको यहां पर समझना होगा कि ये जो है ना अलग अलग रीजन है। क्या है? अलग अलग रीजन, अलग अलग लोकेशन, है ना। कि जैसे ये वाले पोर्शन थोरेसिक कैविटी चेस्ट वाले को कहा जाता है, इसके साथ ये सर्वाइकल कैविटी है नर्व से। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। विसरल नर्व क्या होता है कि भाई स्टमक को या फिर जो है लिवर को या हार्ट को, लंग्स को जो सिग्नल्स जो पहुंचाने हैं, ये दैट मींस इंटरनल ऑर्गन्स को जो सिग्नल पहुंचाने वाली जो नर्व्स होती हैं इनको हम विसरल नर्व्स कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन आपको बता दिया है ना। इनवॉलेंट्री बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग, स्वेटिंग, ये सारे के सारे डाइजेशन ऑफ फूड, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री आप समझते हो, चलना फिरना घूमना खाना, ये वॉलेंट्री एक्शन है। नाउ तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी जो चेंज हो आउटर एटमॉस्फेयर में तो जो क्विक रिस्पॉन्स करना है भाई। अगर आप यहां पर जो है यहां देखोगे कि अगर मोमबत्ती के ऊपर जलती हुई के ऊपर अगर हमारा हाथ आ जाए तो ब्रेन जो है ना ये जो है खुद ब खुद जो है इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी रिस्पॉन्स हो सकता है उतना जल्दी रिस्पॉन्ड ये हमारा जो एक्शन है वो करता है। आपको बता दें रिफ्लेक्स एक्शन जैसे मान लो अगर आप गर्म जो प्रेस है दैट मीन जो आयरन है उसके ऊपर अगर हाथ लग जाए तो आप सोचे बिना, हम जो सोचे बिना अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। ये जो सिग्नल्स हैं ये सिग्नल जो है ना ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते। इसको जो ना जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेती है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड, कि भाई इसको पीछे कर लें। तो आपको याद रखना है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट
इन्वॉल्व्स ओनली स्पाइनल कॉर्ड है ना, और ये विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाता है। अब आपसे पूछा है भाई रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये पाथवे है, न्यूरल पाथवे कि सिग्नल्स कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। तो आपको बता दें कि देखो यहां पर इस पार्ट को बोला जाता है इफेक्टर। क्या बोला जाता है? इस पार्ट को बोला जाता है इफेक्टर। तो इफेक्टर से सिग्नल गए, अब आप जानते हो सिग्नल कौन लेके जाएगा, सिग्नल लेके जाएगी सेंसरी नर्व। इफेक्टर सिग्नल गए, सेंसरी नर्व लेकर के जा रही है, और उसके बाद ये रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस इसको बोलते हैं, क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसने जो भी कमांड दी, इस कमांड को कैरी कौन करेगा, ऑर्डर कौन लेके जाएगा? बोला मोटर न्यूरॉन। कौन? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा, और यहां से होते हुए ये कहां पहुंचेगा? इफेक्टर पार्ट तक। भाई हाथ डालो जल जाओगे। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है न्यूरल पाथवे। ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलकर बना होता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का। तो आपको समझना होगा भी ब्रेन में कितने पोर्शन है, बहुत सारे पोर्शन है, लेकिन आप ये मान के चलें कि सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम का जो मेन काम है वो थिंकिंग है। जो ज्यादातर जो काम है वो क्या? थिंकिंग है, चीजों को याद रखना, रिमेंबर करना, चीजों को है ना कॉन्सेंट्रेट करना, ये सब कुछ क्या? ये सब कुछ सेरेब्रम का काम है। ये जो है ना मेन पोर्शन है। ठीक है, दिमाग का हर एक पोर्शन मेन है, लेकिन ये जो है ना मेजर पोर्शन है, मैं कहूंगा सेरेबेलम। आप इसका नाम है सेरेबेलम, तो बैलेंसिंग करना। सेरेबेलम का काम क्या है? बैलेंसिंग करना है। भाई डांस करना, स्टंट करना, तो सेरेबेलम को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये ब्रेन स्टेम क्या है कि ब्रेन का एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होना है, तो ये ब्रेन स्टेम का काम है। नाउ अब आप यहां पर देखेंगे कि मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा क्या होता है? तो मेडुला ओब्लोंगेटा ये सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस को, या फिर कहें कि जैसे मान लो कि वॉमिटिंग होना है, वॉमिटिंग, हार्ट बीट, ठीक है, इसके साथ साथ रेस्पिरेशन या फिर कहें ब्रीदिंग, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो सेरेब्रम आप समझते हो सोचने वगैरह, ये सारी के प्रोसेस पहचानना, किसी को ऑडिटरी, विजुअल, टेस्ट स्टिमुलेटिंग, ये सारी की सारी चीज सेरेब्रम। बैलेंसिंग सेरेबेलम। पोन्स क्या है? सिग्नल देता है हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन। हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाले ब्रेन से फोर ब्रेन तक सिग्नल देगा। मेडुला ओब्लोंगेटा वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग होना, स्नीजिंग दैट मींस जो है आपकी छींक आना, योनिंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेडुला ओब्लोंगेटा कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड, है ना, तो ब्रेन का जो एक्सटेंशन है वो स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। नाउ अब आपको बता दें कि ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है कि नर्व से जो सिग्नल, यहां से जो सिग्नल मिला है ये ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड के जरिए पहुंचेगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यहां पर ये कुछ रीजंस होते हैं, इतने पोर्शन को अपन कहते हैं सर्वाइकल सेक्शन, वर्टेब्रे, जिसको वर्टेब्रे मतलब इस पूरी रॉड को, इस पूरे सेक्शन को कहा जाता है वर्टेब्रे, है ना। चलिए, तो ये थोरैसिक है, ये लुम्बर है, ये सैक्रल है, और उसके बाद ये आपका ये कोकेजियल रीजन होता है ना। चलिए, तो इसका काम क्या है? कंट्रोल, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह इनको ये देखता है। तो आपको ये क्वेश्चन जिसके बारे में बात की थी, व्हाट हैपेंस व्हेन स्पाइनल कॉर्ड गेट्स इंजर्ड, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजर्ड हो जाएगी तो जो सिग्नल है वो नहीं पहुंच पाएंगे, और कहेंगे कि भाई जैसे मान लो आप जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजर्ड हो जाए तो कभी कभी जो लोअर बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है, बिकॉज हम जानते हैं कि सिग्नल अब जो है नीचे वाली बॉडी से ऊपर वाली बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट इज हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, क्या? हार्मोनल सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। तो ग्लैंड्स, तो हार्मोन्स को सीक्रेट करना किसका काम होता है? ग्लैंड्स का। तो भाई ग्लैंड क्या है? ग्लैंड वो ऑर्गन्स हैं जो कि लिक्विड सब्सटेंस जैसे कि हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, उनको रिलीज करते हैं। ठीक है। अब देखो जो ग्लैंड्स वाला जो सिस्टम है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन एंड एक होता है एंडोक्राइन। यहां पर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड लिख लेना। ठीक है, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन जो सिस्टम है, एक्सोक्राइन बात समझना, एक्सोक्राइन का मतलब है, एक्सोक्राइन वो सिस्टम है जिसके अंदर जो फ्लूइड है या फिर कहें जो हार्मोन्स हैं ये एक डक्ट के थ्रू या फिर कहें पाइप के थ्रू या कहें कैपिलरीज के थ्रू, है ना, मैं और लगा देता हूं यहां पर, और कैपिलरीज के थ्रू डायरेक्ट ऑर्गन्स के पास पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? डायरेक्ट ऑर्गन्स के पास। जैसे कि मान लो हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड भाई माउथ में है ना, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में, तो जो डायरेक्ट जो सलाइवा है वो माउथ में पहुंचेगी। ठीक है ना। स्वेट ग्लैंड, जैसे मान लो मैंने कहा भी स्वेट ग्लैंड्स हैं आर्मपिट्स के अंदर, है ना, आर्मपिट्स में, है ना, फुट में भी है, तो मेनली जो कंधे के नीचे, दैट मींस आर्मपिट्स के अंदर जो स्वेट ग्लैंड है, तो आप देखते हो कि जो स्वेट है ना वो डायरेक्ट आर्मपिट्स में है। कहां आएगा? डायरेक्ट
डायरेक्ट आर्मपिट्स में आएगा। तो ये भी चीज आपको समझनी चाहिए कि जो स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड, दैट मींस जो ब्रेस्ट में जो पाई जाती है ना, तो डायरेक्ट जो कहें भाई जो लैक्टेशन होता है वो डायरेक्ट ब्रेस्ट के थ्रू होता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये जो सारी की सारी लैक्रिमल ग्लैंड आंख में पाई जाती है, सेबेशियस ग्लैंड फेस में पाई जाती है ना। तो ये जो सारा का सारी चीजें हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं, और जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है ये डक्ट या फिर पाइप के थ्रू स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए होता है। जबकि हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम भी कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स है, कई सारे ग्लैंड्स का कलेक्शन है, जो कि जिनका काम क्या होता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करना एंड रेगुलेट करना। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये ब्रेन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ब्रेन में। इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। ये क्या है? बहुत छोटी सी है ना, मतलब आप पी साइज की होती है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इस तरह से ये सारी की सारी ग्लैंड्स, इनको जो है ना आपको एक टेबल के थ्रू बता दिया जाएगा, तो आप जो है ना सब ये सारी ग्लैंड्स कहां पाई जाती हैं, इनका फंक्शंस क्या है, ये सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नीड क्या है एंडोक्राइन सिस्टम की? बोला जो है हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करना, बॉडी ग्रोथ करना, ये सब कुछ ये नीड है नाउ। तो जैसे देखो ये यहां पर देखना पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ये कहां पाई जाती है? बोला ब्रेन के सेंटर में। पीनियल ग्लैंड का फंक्शन होता है मेलेटोनिन हार्मोन्स को निकालना, जिसका फंक्शन होता है स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना। मेलेटोनिन हार्मोन को हम इसको बायोलॉजिकल अलार्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल अलार्म। ठीक है, इसका क्योंकि आप देखते हो ना कई बार हम 6 बजे करेक्ट 6 बजे या करेक्ट 6:05 पे हमारी नींद खुल जाती है, या कई बार जो करेक्ट 6:15 जितने टाइम पे जो है डेली घड़ी में कांटा देखते हैं, ठीक उतने ही टाइम पे नींद खुलती है। तो ये जो फंक्शन होता है ये मेलाटोनिन हार्मोन का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये करती है भाई, ये कई सारे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, इन सभी हार्मोन्स को ये जो है कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है, सीक्रेट करती है। इसी तरह से आप इनकी एक कंप्लीट लिस्ट बनी हुई रखी है, आप इसको जरूर देखें। यहां पर जो एड्रेनल ग्लैंड है ये किडनी के टॉप पर होती है, ये जरूर पढ़ें। और इस यहां से जो हार्मोन निकलता है हम इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इसको हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, बिकॉज इमरजेंसी भूख प्यास और कभी अचानक से डर लग जाए तो उस समय ये हार्मोन निकलता है, तो हम इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अगली बात करेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है। तो प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये दैट मींस जो ग्रोथ, देखो यहां पर प्लांट्स में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड वगैरह या नर्व सेल वगैरह तो नहीं होती। यहां पर जो कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, ये हार्मोन्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है। प्लांट्स हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं, तो हार्मोन्स के थ्रू ये सारा का सारा सिस्टम होता है। तो प्लांट्स में क्या होता है भाई? ग्रोथ होना प्लांट्स की, जर्मिनेट होना, सीड्स का जर्मिनेट होना, इसके साथ दैट मींस सीड का जो है आगे बढ़ना, उसको ग्रोथ होना, उसको जो है ना आगे वाली प्रोसेस पे ले जाना। ठीक है, फ्लावरिंग होना, पकना, पत्तियों को झड़ना। तो ये सारे के सारे जो है ना प्लांट्स के फंक्शंस हैं, ये ग्रोथ वगैरह इतनी सारी होगी इसके अंदर। तो बात करें एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये आप डिफरेंस समझते हैं कि इसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मोर कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्लांट्स में सिंपल है। यहां पर नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम सब कुछ होता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, हार्मोन सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। एनिमल के पास हर चीज के लिए स्पेसिफिक ग्लैंड होती है, जैसे कि अगर बात करें जैसे कि अगर हम बात करें पेनक्रियाज की, तो ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ खाना पचाना है। तो यहां पर देख रहे हो ना, मतलब फूड को ब्रेक डाउन करना। यहां पर आप देख रहे हो प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक ग्लैंड नहीं होती जो कि हार्मोन सीक्रेट करे। ठीक है ना। चलिए तो बात करेंगे प्लांट्स के कुछ हार्मोन्स की। तो यहां पर जो 5-6 हार्मोन्स हैं इनको आपको ध्यान देना है। ऑक्सिन जो हार्मोन है ये स्टेम की, समझ रहे हो, अगर ये प्लांट है तो ये अपने पास आप देख रहे हो ना, ये अगर प्लांट है, माफ करना थोड़ा सा जो है बहुत बेकार सा बना है, लेकिन अगर ये प्लांट है तो फ्रूट्स को स्टेम की ग्रोथ करना, इसको अपन बोलते हैं ये पूरा स्टेम है। क्या है ये पूरा स्टेम है। रूट्स की ग्रोथ, फ्रूट्स की ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ, इन सबको कंट्रोल करती है ऑक्सिन। जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है ये इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करती है, मतलब स्टेम में भी जो है जिब्रेलिन हार्मोन का भी हाथ होता है। डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है। जैसे मान लो यदि कोई जो बड है, जो यदि कोई कली है, अगर ये खराब हो गई दैट मींस ये डोरमेंट हो गई, अब इसमें फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो जिब्रेलिन हार्मोन यदि वहां पर जो है पहुंच गया तो वो जो है ना वो वापस से इसकी डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा और वापस से ये फ्लावर जो है बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है भाई? साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन का काम करता है। इसका सेल डिवीजन का, इसके साथ स्टोमेटा की जो फंक्शनिंग है उसको जो है कंट्रोल करता है, और डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम इसका भी होता है।
है दिस टाइप ऑफ हॉर्मोन्स प्रेजेंट मोर इन सीड्स एंड फ्रूट, ये हार्मोन सीड और फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। एब्साइसिक एसिड याद रखना, एब्साइसिक एसिड इतना खतरनाक हार्मोन है जो कि आपको बता दें कि यदि इस सीड के ऊपर एब्साइसिक एसिड अगर पड़ जाए तो ये सीड अब जो है ना डोरमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोमोट डोरमेंसी ऑफ सीड, यानी कि अब ये कभी फ्लावर वगैरह नहीं बन पाएगा। तो आपको यहां पर ध्यान देना है। याद रखना कि जैसे कि ऑक्सीजन का जो काम होता है ना, जैसे मान लो कोई बेल, जैसे कि मान लो आपको बता दें, यहां पर देखो, जैसे कि यहां पर ये देख रहे हो ना कि जहां पर ये जो बेल वगैरह है ये सपोर्ट के अराउंड जब आती है ना, तो ये जैसे मान लो कि इसको सपोर्ट चाहिए, तो ये जो बेल है अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, है ना, ये जो क्रीपर है अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी सही समय पर, तो फिर क्या होगा? तो फिर उस कंडीशन में इसकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी। तो यहां पर ये इसको अपन बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। तो उस टेंड्रिल की ग्रोथ जल्दी होने के लिए, ताकि इस पर जो है ना ये लिपट जाए इस तरह से, जल्दी करने के लिए प्लांट इस जगह पर ऑक्सिन हार्मोन को ज्यादा सीक्रेट करता है। तो याद रखना, ऑक्सिन इज प्लांट हार्मोन विच सिंथेसाइज एट द टिप ऑफ शूट। ये जो शूट है, देखो ये रूट होती है, नीचे क्या होती है? रूट, और ऊपर क्या होता है? शूट। तो शूट की टिप पर जो है ऑक्सिन हार्मोन ग्रो को जो है जल्दी करता है, प्रोमोट करता है, जिसके कारण से टेंड्रिल जो है कोयल की तरह जो है सपोर्ट, मतलब जो है ना एक लिपट जाता है। ठीक है, अब देखो बात करेंगे मूवमेंट ऑफ प्लांट की मूवमेंट कितने टाइप की होती है? तो प्लांट की मूवमेंट होती है दो टाइप की, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब है वो मूवमेंट जो कि डायरेक्शन से अफेक्ट हो या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से गाइडेड हो, और नेस्टिक मूवमेंट जो कि किसी तरह की गाइडेशन, उनका जो मूवमेंट है किस तरह की डायरेक्शन से गाइडेड ना हो। आपको बता दें फोटोट्रॉपिज्म, जैसे कि सनफ्लावर जो होता है, सनफ्लावर, यहां पर मैं जो है इमेज डालना भूल गया, जैसे कि सनफ्लावर होता है, आप देखते हैं कि जहां जहां जिस डायरेक्शन में सन जाता है उसी डायरेक्शन में ये सनफ्लावर जो है जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये इस तरह की फोटो मतलब लाइट एंड ट्रॉपिज्म मतलब डायरेक्शन, समझ रहे हो? उसका मूवमेंट टुवर्ड, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या है कि फोटो मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट होना, लाइट की ओर मूवमेंट होना प्लांट्स का, उसको कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट होता है जियोट्रॉपिज्म। तो प्लांट का जो शूट होता है, देखो प्लांट के अंदर रूट भी है और शूट भी है। तो प्लांट का जो रूट होता है ना, ये जमीन की ओर बढ़ता है, ग्रेविटी की ओर, अर्थ की ओर, तो हम उसको कहते हैं जियोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रॉपिज्म। जबकि शूट कहां बढ़ता है? लाइट की ओर, सन की ओर, तो हम इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो आपने कई बार देखा होगा मनी प्लांट या फिर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो पानी की ओर अट्रैक्शन करते हैं, मतलब पानी की ओर बढ़ते हैं, तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म, दैट मींस जो हार्मोन्स की तरफ ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट दैट मींस केमिकल्स की ओर। नेक्स्ट इज थिग्मोट्रॉपिज्म का जो एग्जांपल है दैट इज योर ऑक्सीजन की सपोर्ट, है ना। तो किसी पर्टिकुलर एरिया पर ज्यादा वो ग्रोथ हो जाना, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। तो आई होप आपको ये कंप्लीट चैप्टर जो है समझ आ गया होगा। हालांकि वन शॉट में जो है सभी चीज़ों को मैंने कवर किया है और कोशिश की है कि आपको कंप्लीट जो है फील आ सके। और भले ही वन शॉट वीडियो मैंने 15 मिनट का जो है डिसाइड किया था इसको, लेकिन ये एक लंबे समय में बन पाई, आधे घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो पाई होंगी। और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ साथ अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।